Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Order. This is the podcast where we talk about what made news, what didn't, and something that absolutely shouldn't have. It's freezing cold in Delhi, and you can very well assess that from my jacket, the fluffiest jacket. How is the weather for both of you? बहुत ठंड है। मतलब कहते हैं ना, रीढ़ में ठंड लग रही है, हड्डियों में ठंड लग रही है। मतलब रिपोर्टिंग पे जाना अभी बहुत मुश्किल हो जाता है। Joining me in the studio are two of my colleagues, Basant Kumar and Shiv Narayan Rajpurohit, and both of them have done very good stories this week and past week. Shiv, last week, that story on Rohit Godara. Okay, but we'll start from Basant's story. It's on an ANI reporter who infiltrated Army's WhatsApp group using false identities. हाँ, बसंत, आपका स्टोरी का बेस ये है, बट हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस स्टोरी? मैं कुछ लोगों से मिला था तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट दिया कि ये चल रहा है, जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ अंग्रेजी में काफ़ी लंबा, और उनका नंबर अजीत कुमार दुबे हैं, जो एएनआई के एडिटर हैं, सुरक्षा मामलों के एडिटर हैं, और उनका नंबर रिपोर्टर। हाँ, तो उनका नंबर इन्फिल्ट्रेटर करके सेव किया गया है, और एक लंबा सा मैसेज लिखा हुआ है। कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी दिया गया था और उसमें उनकी तस्वीर भी थी। तो मुझे बताया गया कि जब जो मेरे पहली जानकारी जहाँ से मिली कि ये आर्मी के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ये साझा हो रहा है, तो मुझे लगा कि पता करते हैं इसके बारे में क्या है। तो मैं कम से कम 4-5 मतलब कई लोगों को जो मेरे सोर्सेस हैं फोर्स में, उनको मैंने फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं ऐसे मैसेज। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं पहले वो पढ़ के सुना देता हूँ जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैंने हिंदी में उसका अपने कॉपी में लिखा है कि ये आदमी एएनआई का पत्रकार है जो अक्सर फौजी व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसपैठ करता है। कुछ समय पहले एक नियमित जांच के दौरान हमारे कोर्समेट के ग्रुप में इसका पता चला और इसे बाहर निकाल दिया गया। अब एक और फौजी ग्रुप में पाया गया है। ईश्वर जाने उसे क्या क्या जानकारियाँ मिली है। कृपया इसका नंबर सेव करें और उन सभी फौजी ग्रुप्स की जाँच करें जिनके आप सदस्य हैं, विशेष रूप से सेवारत अधिकारी जो वर्किंग अधिकारी हैं। इस आदमी को एक किक मारने की ज़रूरत है, जिसको हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। तो बेसिकली ये क्या करते थे, जैसे कोर्समेट ग्रुप होता है और सेना का अपना इंटरनल ग्रुप्स होता है। कोर्समेट ग्रुप में मान लीजिए कि जैसे मैंने जामिया से पढ़ाई की है, तो मैं 2014 का पास आउट हूँ, तो हम दोस्तों का ग्रुप होगा जिसमें उसी साल के लोग होंगे। अब उसमें कोई एनडीए से है, कोई आए मिलिट्री एकेडमी से, या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से पढ़ते हैं, तो जो भी होगा उसमें सीनियर अधिकारी होंगे, कर्नल या मेजर, जिस बड़े बड़े रैंक वाले अधिकारी। तो आपस में वो कई सारी पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते होंगे। तो उस ग्रुप में शामिल होना और अपनी पहचान ना बता के, तो ये गलत है। तो इसके लिए हमने फिर जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, तो निकल गया कि ये कई ग्रुप्स में है। जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तब तक लगभग दर्जन भर ग्रुप्स में इनके होने की जानकारी आई थी। और ये मैसेज आर्मी के जितने ग्रुप्स हैं, चाहे वो कोर्समेट ग्रुप हों और या इंटरनल ग्रुप्स, उसमें साझा हो रहा है कि इनको अगर आपके ग्रुप्स में दिखें तो इनको हटाएं तत्काल। बसंत, बट इसमें कैसा आर्गुमेंट आता ना कि रिपोर्टर्स को न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए वो ये कर सकते हैं, बट तो इसमें इतना गलत क्या है? ये मेरा भी यही सवाल था। एज ए जर्नलिस्ट हम लोग कई सारे ग्रुप्स में ऐड होते हैं, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी के साथ होते हैं। तो और इन ग्रुप्स में होने पे क्या गलत है? मैंने अपनी स्टोरी का एक पार्ट बनाया और मैंने एक जिस ग्रुप में वो थे उसमें एक अधिकारी, उनसे मैंने पूछा कि इसमें गलत क्या है। तो उन्होंने जो बोला उसका ये कि सेना का ऑफिशियल ग्रुप हो या कोर्समेट ग्रुप, यहाँ जाने अनजाने कई तरह की जानकारियाँ शेयर होती है। इसमें कमीशन से लेकर नियुक्त तक की बातचीत होती है। मान लीजिए किसका कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि दोस्त को तो बताएगा ही ना। जब तक पब्लिक डोमेन में आएगी चीज़ें, उससे पहले वहाँ आ जाती होंगी, आती है, लोग बताएंगे। अधिकारियों का पोस्टिंग कहाँ हो रहा है, कौन सी यूनिट कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो बहुत सारी, उन्होंने कहा, बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, या आती भी हैं तो एक बहुत मतलब प्रोसेस के साथ आएगी। तो इस व्हाट्सएप इस इंफॉर्मेशन को अगर कोई हासिल कर लेता है तो उसका किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। अब इन्होंने कैसा यूज किया वो तो आर्मी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें सामने आएगा। एक सवाल ये भी उठता है कि कोई आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगा तभी तो आप जुड़ेंगे। शायद आपका अगला सवाल यही होता है। बिल्कुल। इसके लिए ऑफ द रिकॉर्ड जानकारियाँ आई कि ये मतलब एक जर्नलिस्ट ने मुझे बोला कि एएनआई में है।
और ANI और काफ़ी पावरफुल हैं, मतलब एज अ जर्नलिस्ट है काफ़ी पावरफुल हैं। आप इनके ट्विटर पे जाएंगे तो सेना अध्यक्ष का इंटरव्यू हो या VK सिंह जो अभी मिनिस्टर हैं उनका इंटरव्यू हो, पॉडकास्ट जो ANI की हेड करती हैं स्मिता प्रकाश, उसमें भी ये बैठे थे। तो ये जो मुझे जानकारी मिली कि अपने पावर को इस्तेमाल करके ये उन ग्रुप्स में ऐड होते थे। ये भी मैंने पूछा है, मतलब इनसे भी पूछा या सवाल भेजे और सेना के भी PRO को भेजा है, पर उनकी तरफ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ बसंत, बट आपने एक डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल से बात किया ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने आपको क्या जानकारी दी इसके बारे में? उनसे मैंने पूछा कि क्या आपको ऐसी जानकारी मिली है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ हमें इसकी जानकारी है, पर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा। मैंने बोला ठीक है, ऑन रिकॉर्ड तो मैं कोड भी नहीं कर सकता, हमें जानकारी मिली है। फिर मैंने पूछा कि कैसे ये एंटर करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि कई बार आइडेंटिटी अपनी छुपाते थे। एक जर्नलिस्ट किसी भी कोर्समेट ग्रुप में कैसे शामिल हो सकता है? वहाँ तो क्लास के लोग होंगे। मैंने पूछा ये कितना खतरनाक हो सकता है, मतलब कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप जहाँ काम करते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री में आप काम करते हैं, आपके ऑफिस का ग्रुप होगा, रिपोर्टर्स का होगा, एडिटर्स का होगा, या मेन जो भी ग्रुप्स होंगे, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति आता है, तो आप एज अ रिपोर्टर आप लोग बहुत सारी बातें करते होंगे, स्टोरी आइडिया, केस स्टोरी पे काम करना है, तो वो सारी जानकारी वो बाहर ले जाएगा, उसको कैसे यूज कर सकता है। तो पहली बात कि तक नैतिक रूप से जर्नलिस्ट को सोर्स तो बनाने पड़ते हैं खबरों के लिए, लेकिन बात यहाँ फोर्स सेना की है। तो आप सेना का अपना सेना का एक बहुत प्रोसेस होता है। सेना जो खबर चाहती है वहीं बाहर आती है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, 10 चीज़ें हैं। तो आप ऐसे ग्रुप्स में शामिल होंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मैंने पूछा कि उसका कैसे यूज हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं लिख, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई जो हम लेकिन वो ऑफिसर थे तो हमने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ छोड़ा है। बाहरी शख्स किसी भी कोर्समेट ग्रुप या सेना के इंटरनल ग्रुप में होगा तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मान लीजिए कि हम लोग रिपोर्टर्स का ही अपना ग्रुप होता है, हम रिपोर्टर्स का अपना पर्सनल ग्रुप है ऑफिस के अलावा, तो हम उसमें से कई बार मान लीजिए कि कुछ लोग जॉब वैकेंसी का भी शेयर करते हैं जी कि यहाँ वैकेंसी आई है। इसमें कुछ बुरा नहीं है, बिल्कुल, बट प्राइवेसी का मसला है कि, और आर्मी है, मान लीजिए हाँ सिक्योरिटी का मामला है। हमने सूचना के जो इसके जानकार होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी के PK सहगल से, उनसे भी पूछा, तो उनका भी यही कहना था। सबसे बड़ा सवाल तो उन पर उठता है कि जो लोग एडमिन थे, क्योंकि व्हाट्सएप का भी तो एक है ना कि एडमिन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ग्रुप में। अगर कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, बहुत सारे केसेस तो आते ही हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ गलत मैसेज गया, एडमिन को पकड़ा जाता है। तो मुझे जो अपनी सोर्सेज से जानकारी मिली है कि इंटरनली सेना अपने लेवल पे जांच कर रही है कि कैसे ये ऐड हुए हैं, कितने ग्रुप्स में ऐड हुए हैं और कितने ग्रुप से ही हटाए गए हैं। तो सेना अपने लेवल पे इसकी जांच कर रही है। ANI का कुछ कहना है इसके ऊपर? उनको पता है क्या इस बारे में? हाँ, मैंने ANI को जो रिपोर्टर हैं, जो एडिटर हैं अजीत कुमार दुबे, उनको भी मैसेज किया, उनका कोई जवाब नहीं आया। स्मिता प्रकाश को मैसेज किया, पहले मैसेज किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कब सही समय रहेगा, तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैं इस पोर्टल से बात नहीं करती। फिर मैंने सवाल भेज दिए, जो तकनीकी जो है होता भी हम लोगों का प्रोफेशनली, कि सवाल भेज दिए, उनका भी जवाब नहीं आया। मैंने सेना के PRO को भी जवाब भेजा है, उन्होंने भी कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। बट दिस इज़ अ कंसर्निंग न्यूज़ फॉर एनी न्यूज़ आउटलेट। मतलब ये उनकी इमेज पे भी कल को कुछ भी कैसा भी ब्लॉट लग सकता है कि आपने कैसे अलाउ किया ये। एंड अगर देखिए उनका मॉरल, नॉट मॉरल बट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है एज अ न्यूज़ रूम? एक जर्नलिस्ट, जो हमने पहले भी बोला कि एक जर्नलिस्ट अपने इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करता है, हम सब करते हैं, किसी से कहीं कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन वो एक जहाँ पे एक कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, वो हमें पालन करना होता है जी। अभी तक तो जो जानकारी है कि इन्होंने जो कह रहे हैं ना वो लोग अपने मैसेज में कि भगवान जाने इस सूचनाओं का क्या करते हैं, तो अभी तक तो कोई जानकारी नहीं कि सूचनाओं का क्या करते थे। अगर आर्मी अपने लेवल में इन्वेस्टिगेट करती है, कोई जानकारी आती है कि कोई सूचना इनको मिली पहले, उसके आधार पर इन्होंने कुछ उसके लेवल पे इन्होंने कुछ किया या कुछ किया हो, तो आर्मी अपना खुद ही एक्शन लेगी। जो मुझे जानकारी मिली है कि आर्मी अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं बोलेंगे, बड़ा शब्द रहता है, जांच कर रही है कि ये ग्रुप्स में ऐड कैसे हुए और कितने ग्रुप्स में ऐड हुए हैं अभी तक। शिव, आई बिलीव यू हैव सम क्वेश्चंस।
एक क्वेश्चन यही है कि ये कब तक रहा व्हाट्सएप ग्रुप में, या कब ज्वाइन किया, कितने इसका है कुछ? नहीं, अब देखिए हमने लगभग 4-5 लेवल पे 5 ग्रुप से हमने कंफर्म किया है। हमारे पास 2 स्क्रीनशॉट भी आए, 2 का मैसेज फॉरवर्ड हुआ, क्योंकि ये मामला है ना कि थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी का है, तो स्क्रीनशॉट मैंने उनसे बोला कि आप भेजिए, और थोड़ा पता तो चल जाता है कब कितने बड़ा ऐड हुआ, लेकिन वो लोग भी थोड़ा डर रहे हैं कि नहीं, ये हम अगर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दें तो दिक्कत हो सकती है। वो हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप चीज़ों को ब्लर करके आप अपने एविडेंस के रूप पे रख लीजिए, आप उसको शेयर मत करिएगा। तो वो है एक से हमने बात भी किया, उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या वो यूज कर सकते हैं, पर वो लोग भी क्योंकि मामला सेना का है और ऐड ऑन ऐड करने वाले भी कोई बड़ा अधिकारी ही होगा, क्योंकि उसमें तो सब टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं उन ग्रुप्स में, तो इसलिए वो लोग भी थोड़ा डर रहे हैं जिन लोगों से मेरी बात हुई। ये जर्नलिस्ट कौन सा बीट कवर करते हैं? ये डिफेंस कवर करते हैं। डिफेंस के एडिटर हैं, डिफेंस ANI डिफेंस एडिटर हैं, तो इसलिए और काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं इस बीट पर। कई मैंने जो कवर करते हैं डिफेंस, उन रिपोर्टर्स से भी बात की, तो रिपोर्टर्स में भी काफ़ी चर्चा है। मतलब हमारी स्टोरी आई है तभी आम लोगों के पास ये चीज़ें पहुंची है, लेकिन डिफेंस के रिपोर्टर्स लगभग सब जानते हैं। और ये खबर आने के कुछ दिनों तक ये डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कम ही दिखे थे, पर जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज दिन है गुरुवार, ये बुधवार को शायद एक इवेंट में गए थे, जो मेरे जानकार ने बताया, जो डिफेंस कवर करते हैं जर्नलिस्टों ने। तो ये है, तो इसलिए लोग डिटेल जानकारी साझा नहीं कर रहे, मैसेज भेज रहे हैं, और इस हिदायत के साथ कि आप इसको यूज नहीं करेंगे। पर उसमें इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल है जिसपे इनकी तस्वीर है, इनका नाम है जो मैंने बताया इन्फ्लेटेटर के रूप में सेव है, और एक मैसेज है जिसको हमने पढ़ के सुनाया कि इनको जहाँ भी दिखें अगर आपके ग्रुप में, तो इनको एक बड़े किक की ज़रूरत है। I think it says a lot about the security of army as well. Like they'll be also concerned कि वो कैसे ब्रीच हो गई। आपको लगता है ये जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, ये ANI इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी, या ANI का रिप्लाई तो आया नहीं? उन्होंने प्रकाश ने कहा कि आई डोंट टॉक टू दिस पोर्टल। हाँ, माफ़ी पहले, नो सरप्राइजेस हियर। तो वो तो संस्थान पे निर्भर करता है कि वो अपने रिपोर्टर्स को कितना एथिकल और कितना मतलब नैतिक बनाने की जिम्मेदारी उसके पास है, और कितने जिम्मेदारी के साथ वो एक, जैसे हमें कहा जाता है एज अ रिपोर्टर जिस संस्थान में हम लोग हैं, कि 1 वर्ड आप ऐसा ना लिखें जिसको आप डिफेंड ना कर सकें। बिल्कुल। जो जब भी हम कोई कॉपी लिखते हैं तो ये हमारे एक कॉन्शियस माइंड में रहता है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिसको कल को कोई बात आए या कोई नोटिस आए तो हम उसको डिफेंड ना कर सके, ये मैंने लिखा है या इसके लिए मेरे पास एविडेंस है। वही हमारी नैतिकता है। ANI क्या नैतिकता अपनाता है, वो ANI के माथे पे है। Moving on to the next. So Shiv's story is a profile on Rohit Godara, who has claimed responsibility of murder of Karni Sena chief Sukhdev Singh Gogamadi, right? Gogamedi, yeah. Gogamedi, okay. So why did you choose to profile him, Shiv? So the immediate trigger was the murder of Sukhdev Singh Gogamedi, who was president of Shri Rashtriya Rajput Karni Sena. And Gogamedi was also facing around, I think, 30 cases of murder, extortion, other offenses. So that was the immediate concern, because it's also that the murder was captured in CCTV camera. So people could see, the audience could see how he was shot dead. One more person died, and the person who got those shooters at Gogamedi's place, he also died of injuries. So that was the immediate trigger why I chose this profile. I spoke with Raman Kripal sir, and then I later got to know that this is not the first murder that he committed. He allegedly committed. Then there were 4 other murders. And then I got interested in his profile, like what's his origin, how he started. Then I realized that he's from Bikaner. That's my hometown. Basically घर जाना था आपको. So I thought it would be a good profile if we could give details, how he started, how his gang works, how he got in touch with Lawrence Bishnoi, who is jailed in Tihad, and he's one of the dreaded gangsters in India, and he runs, I mean, it's open secret that he runs pan-India
crime syndicate. And he has his henchmen working from abroad, also from Canada and I mean other parts of the world. So that was the reason I got interested in this profile. And Godara is also from Bikaner, from Loonkansad. It's a small town near Bikaner. It's a long profile, around 5,000 words. Yeah. And your story starts from his birth of Rohit Godara. And then in the 4th paragraph, you introduce him. So I think you're trying to unfold the making of the gangster Rohit Godara. What made him the gangster? What did you find out? I'll just straight away jump to the time when he was in his early 20s. He had a full-fledged mobile business. He owned 2 mobile shops, one training institute where he would train technicians, young technicians. So one of the gang members told me that at the time in 2012-13 he was earning 2 lakh rupees a month. That was huge in Bikaner. And why he got into this world of crime, I mean there are various versions. So I'll just stick to a couple of them. When he was working as a mobile technician, as an employee, not owning those shops, at the time he would read, he would marvel at articles on different gangsters. Anand Pal Singh was one of the Rajput gangster, one of the most renowned Rajput gangsters in 2015-17. 17 he was shot dead in a police encounter. So he would marvel at the articles related to Anand Pal Singh. Then he would also watch videos on arms and ammunition. And then in 2010, when he was working in a mobile shop, he was part of a gang which assaulted a shopkeeper over a romantic love affair. And then his obsession for arms and ammunition reached a point where he asked somebody who could supply arms to him. He asked, like, I mean, he told me that uska ek junoon tha. So the word that he used was junoon, obsession, that he wanted a pistol. I mean, there was no need for pistol, but he wanted a pistol. So that person got Godara a pistol in 50,000 rupees. So they went upstairs at the rooftop of the mobile market. That's a big mobile market. And he fired in the air. So that source told me that was the beginning of his introduction to the crime world. तो ये एक स्टाइल मारना कह सकते हैं, या जलवा जमाना, उससे एक शुरू हुई कहानी, और फिर वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ना, ये कैसे हुआ? और एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ लॉरेंस के बारे में आता है, लॉरेंस बहुत कम उम्र में जेल चले गए हैं, और उसके बाद पिछले कई सालों से, जब से हम थोड़ा न्यूज़ के आदी हुए, हमेशा लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यहाँ फिरौती मांगी, सलमान खान को धमकी दे दी। तो थोड़ा 2 चीज़ों को बताइएगा कि लॉरेंस से वो कैसे जुड़े, और ये लॉरेंस कैसे पूरे चीज़ों को चलाता है, और इतना पावरफुल कैसे हो गया लॉरेंस? लॉरेंस का एक मैं आपको आंसर करूँगा, उससे पहले बता दूँ कि 2-3 और मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे, कुड बी, बिकॉज आप जितने लोगों से बात करोगे वो फैमिली अपना आर्गूमेंट देगी, ये कारण था कि वो इस क्राइम वर्ल्ड में आया है। फ्रेंड्स कुछ और देंगे, पुलिस का वर्जन कुछ और होगा। एक वर्जन ये भी है कि जब वो मोबाइल शॉप में काम कर रहा था 2010 के आसपास, तो वो एक पीजी में शिफ्ट हुआ बीकानेर में। तो वो पीजी रन कर रहे थे, कोई लैंड माफिया थे। तो वहाँ पे उस पीजी में स्टूडेंट्स रहते थे, कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स आसपास के गांव के। और हाँ, तो वो क्या करते थे, लैंड माफिया, वो उन बच्चों का जो मसल पावर है उसका इस्तेमाल करते थे। वो जहाँ भी उनको अगर लैंड ग्रैब करना है किसी भी एरिया में बीकानेर में, तो बच्चों को लेके जाते थे 20-25, तो वो उसको एनक्रोच कर लेते लैंड को, और जो पैसा उनके आता तो बच्चों को बांट देते 20-20 हज़ार रुपये, ऐसा कुछ। कभी कभी तो 20-20 हज़ार रुपये देते थे हम बच्चों को। तो वो भी एक है कि ईजी मनी है। आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं तो आपको दिन का 300 रुपये मिल रहा है, 400 रुपये मिल रहा है, एक वो भी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। एक फैक्टर ये भी है कि 2012 में उसके खिलाफ उसकी वाइफ ने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था। उसमें उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि डावरी का मेरे को फोर्स कर रहे हैं, डावरी के लिए, दहेज के लिए, और मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम एंटी अबॉर्शन पिल्स भी खिलाई। हालांकि डावरी का जो चार्ज है वो फ्रेम किया है पुलिस ने, और चार्जेस
लगाए हैं उस पे, लेकिन जो अबॉर्शन पिल्स का जो सेक्शंस हैं वो हटा दिए हैं उसमें से चार्जशीट से। तो ये भी एक दो फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि इसने उसको मोटिवेट किया है। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का ये है कि वो पहले लॉरेंस बिश्नोई के टच में कब आया और इसका क्या कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई के साथ। जब इसने रोहित गोदारा ने गैंग ज्वाइन किया तो उस गैंग का नाम था गुठली गैंग बोलते थे उसको। तो वो राजेंद्र सिंह पंवार करके एक है, अभी वो ही इज अर्ली 30s में है वो भी। और तो उसके साथ उसने काम करना स्टार्ट किया रोहित गोदारा ने राजू सिंह के साथ, राजेंद्र सिंह पंवार के साथ। उस समय ये छोटे मोटे काम करते थे कि किसी को पीटना, लैंड ग्रैब करना, तो ऐसे ही वो स्टार्ट किया। उसी समय एक और गैंग था बीकानेर में, जो एक दो लड़के थे जो चला रहे थे, प्रशांत पूनिया और आशीष बिश्नोई। ये दो राइवल गैंग्स थी बीकानेर में। तो सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के टच में आशीष बिश्नोई आया, जो कि राइवल कैंप से था। और आशीष बिश्नोई, पुलिस का कहना है कि पहले लॉरेंस बिश्नोई के टच में आया था। फिर 2019 में पहला मर्डर हुआ था जिसमें रोहित गोदारा का नाम आया था, ठीक है। उसमें एक पहले तो किसी सरपंच का मर्डर हुआ था यहाँ पे चूरू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक और मर्डर हुआ जो हुआ पंजाब में। उस मर्डर में ऐसा कहा जाता है, पुलिस ने बताया मेरे को, कि उस मर्डर में सारे के सारे जो मेंबर्स थे, अक्यूज थे, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे। और वो गैंग राइवलरी थी पंजाब की। उसमें ऐसा कहा जाता है कि आशीष बिश्नोई जो राइवल कैंप से है बीकानेर से, उसने लॉरेंस बिश्नोई को कहा कि ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है और इसका भी नाम आप लिखवाओ। क्योंकि उससे पहले कुछ एक दो केसेस हो रखे थे जिसमें रोहित गोदारा ने देवेंद्र भांबिया करके ग्रुप है जो लॉरेंस बिश्नोई का राइवल है पंजाब में, उनके हेंचमैन को, उसके गुर्गों को यहाँ पनाह देना या उनको हेल्प करना, बोलेरो दे के या गाड़ी दे के कैसे भी हेल्प करना। तो लॉरेंस बिश्नोई की भी उस पर आंख थी कि इसको कुछ सिखाया जाए। तो पुलिस का कहना है कि उसको फंसाने के लिए 2019 का जो मर्डर केस है उसने नाम लिखवाया है। ये पुलिस का वर्जन है। तो ऐसे एक तो अब तो फंस गया ना, इसका एंट्री तो बाय फोर्स हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग में। फिर वो जेल में साथ में गए, फिर 2021 में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में एक साथ में थे वो। और वहीं लॉरेंस बिश्नोई वहाँ था। हाँ था। और वहीं पे कहा जाता है कि जो सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था उसका प्लॉट जो कॉन्स्पिरेसी है, जो प्लॉट कैसे इसको मारना है, वो वहीं पे तय हुआ था। तो उस समय वो पहली बार टच में आया तो उसने कहा कि मैंने भांबिया ग्रुप को हेल्प किया पहले, तो आपने 302 का केस लगवा दिया मेरे पे, अब तो बराबर हो गए। अब तो फिर लॉरेंस बिश्नोई ने भी देखा होगा कि ये बंदा काम का है, तो फिर तब से वो उसके साथ काम कर रहा है और अब तो वो फरार है। अभी तो मार्च 2022 में बाहर आया था जेल में रोहित गोदारा। उसके बाद से वो एब्सकॉन्डिंग है और बाहर हाइडिंग में रह रहा है कहीं पे। अब वहीं से फिरौती मांगना, तो रोहित गोदारा एक क्या है कि एक प्रकार का एक पॉइंट्समैन हो गया राजस्थान में एक्सटॉर्शन के मामले, और जो फ़ोन करना है वो राजस्थान का काम ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का काम रोहित गोदारा संभाल रहा है। साथ में आशीष बिश्नोई भी है जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, रोहित गोदारा और आशीष बिश्नोई। तो ये भी है कि वो डिवाइड है दोनों के बीच में, वो भी लॉरेंस बिश्नोई उसको प्ले कर रहा है कि डिवाइड एंड रूल वाला है ना, कि किसी को भी ऊपर ला सकता है, किसी को नीचे ला सकता है, ऐसा टाइप का पुलिस का वर्जन है। Who are the other foot soldiers of his gang? रोहित गोदारा के खिलाफ until July 2023 there were 22 cases. उसमें एटलीस्ट 5 मर्डर केसेस हैं। और अभी in the last 1 year there have been a lot of extortion cases. And I was looking at the charge sheets in some of the extortion cases where I found out that there are at least 14 minors who were co-accused in those cases. तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी है। फर्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपका कुछ भी कर रहे हैं आप, जैसे फिरौती मांग रहे हैं आप, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे क्लेम कर रहे हैं कि हमने किया है। और जो भी आपके जो कैवलकेड जो व्हीकल जाते हैं और जो भी आप गन्स का शो ऑफ करते हैं, रील्स लोग देख रहे हैं, बच्चे इतने प्रभावित हो रहे हैं उससे। Leaves a deep impression on everyone. हाँ, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि और ऐसे कि जैसे फैन पेजेस भी खुल रहे हैं इतने सारे, रोहित गोदारा ग्रुप नाम से, है ना।
है तो जेन्युइन एक ही उसमें से। जैसे फैन पेजेस खुलते हैं तो जो जेन्युइन अकाउंट है वो बोलता है कि भाई ये पेज क्यों खोला आपने, हमारा चल रहा है ना। तो होता है कि सर आपके हम फैन हैं, तो फिर ऐसे करते करते काफी पेजेस खुल जाते हैं। तो जो फैन पेजेस है लोगों को नहीं पता ना कि किसको ज्वाइन करना है ग्रुप, उसको नहीं पता कि कौन सा असली वाला है कौन सा नकली है। तो अगर नकली के पास जाते हैं तो वो फॉरवर्ड करते हैं कि हमें ज्वाइन करना है, तो वो फॉरवर्ड करते हैं जेन्युइन को कि ही वांट्स टू ज्वाइन योर गैंग। तो ऐसे एक कड़ी चल रही है कि ऐसे बच्चे उनके टच में आ रहे हैं। दूसरा है कि जो जुवेनाइल करेक्शन होम्स हैं वहाँ पे भी वो ध्यान रखते हैं कि कौन बच्चा है जो हमें ज्वाइन कर सकता है। उनको प्रलोभन देके या तो आपको कि आपको नाइकी के शूज़ दिला देंगे। हाँ, एसपी ने खुद ने बोला मेरे को कि ऐसे नाइकी के शूज़ दिलवाना या इजी मनी का प्रलोभन हो गया। तो ऐसे करके बच्चों को भी वो क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं कि बच्चे आएँ तो और ये कि एक मोडस ऑपरेंडी ये भी है कि वो कॉल्स कैसे करते हैं, पुलिस क्यों ट्रैक नहीं कर पा रही, बाहर से कॉल करता है वो, अभी तो यहाँ पे है नहीं। तो वो क्या है कि एक बॉक्स कॉलिंग करके है, एक है वेरी इजी। तो वो सिग्नल ऐप यूज़ करते हैं, वो VPN यूज़ करते हैं ताकि ट्रैकिंग ना हो पाए। अब जैसे 3 लोग बैठे हैं, आप रोहित गोदारा हैं, ठीक है, आपको मेरे से फिरौती मांगनी है, तो आप सीधा मेरे को कॉल नहीं करेंगे, आपके बीच में ये होगा, ये बैठी है तो ये इसके पास 2 फ़ोन हो गए, एक तो रोहित गोदारा को फ़ोन लगाने के लिए, एक मेरे से फ़ोन रिसीव करने के लिए, जिससे फिर दोनों को साथ में मिला देंगे, हमें लगेगा हम आपसे बात कर रहे हैं। और बस ये है कि आप पुलिस यहाँ तक तो पहुँच जाएगी कि हाँ मैंने इसका नंबर मेरे पास है, बट अब जब तक आप तक पहुँचेगी तब तक आपका सिम चेंज, मोबाइल चेंज, और आप किसी तीसरे कंट्री में बैठे हैं। तो लेकिन पुलिस उनको अरेस्ट तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मेरा भी यही तो अरेस्ट कर सकती है, तो फिर वो बाहर कंट्री में बैठे हैं ना, तो उसके लिए आपको लेटर ओगेटी लेके आओ, ये लेके आओ। अच्छा, दोनों लोग बाहर हैं? हाँ, ऐसे दोनों लोग बाहर हैं तभी। इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी स्टोरी। और इसको पढ़ने के लिए पेबॉल पे जाना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि पेबॉल की स्टोरी वहीं लोग पढ़ सकते हैं जिन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब किया हो। तो अगर आपने नहीं किया तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए, ताकि इतनी इन डेप्थ रिपोर्ट्स और इतना समय दे के इन्होंने किया। मेरा एक और सवाल है कि आपने जैसे बोला कि ये बिल्कुल नए लोग हैं, 2019-20। अनंतपाल का मुझे याद है काफ़ी बवाल हुआ था उनका वसुंधरा राजे का, जब उसमें असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे 2018 में, अनंतपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था 1 साल पहले। तो राजपूत कम्युनिटी बहुत नाराज़ थी क्योंकि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ये चीज़ हुआ था। तो उस समय एक नारा चला था कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और चुनाव हार गया। राजपूत जो कम्युनिटी है वो ट्रेडिशनल वोट बैंक है बीजेपी का। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय राजपूत वोटर्स काफ़ी नाराज़ थे एंड दे डिच्ड द बीजेपी। लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि इन जैसे ये नया आया और काफ़ी बढ़ गए, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली का भी एक हिस्सा हो जहाँ अभी भी गैंगस्टर बचे हुए हैं, तो क्या इनको हरियाणा में क्या इनको पॉलिटिकली सपोर्ट मिलता है? क्योंकि पंजाब में तो हम लोग सुनते हैं कि सिंगर्स अपने लोग रखते हैं ताकि उनको सुरक्षा रहे। क्या हरियाणा, राजस्थान जहाँ की स्टोरी आपने की है, क्या उनको पॉलिटिकल कुछ प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जैसे लॉरेंस बिश्नोई का बोला, काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ चुकी है। वो अब पहले तो बोलते थे कि अलेजिडली ऐसा यूज़ करते थे वर्ड, अब तो वो सीधा इन नो अनसर्टेन टर्म्स दे से दैट लॉरेंस बिश्नोई हैज़ पॉलिटिकल पैट्रोनेज है उसका, उसको संरक्षण है राजनीतिक। तभी तो आप जेल में बैठे बैठे भी आप इंटरव्यू करवा सकते हैं। मतलब कैसे पॉसिबल है? आपका नेशनल टीवी पे आप इंटरव्यू करवा रहे हैं तिहाड़ जेल से, तो इसका मतलब क्या समझा जाए लोगों को? और रोहित गोदारा की बात, राजस्थान में बाकी गैंगस्टर का नहीं पता कितना पॉलिटिकल संरक्षण है, होगा भी, मैंने अभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं मतलब ऐसे ऑफ द कफ बताना नहीं चाहूँगा। बट रोहित गोदारा के बारे में बता सकता हूँ कि जब वो जेल से छूट के बाहर आया, बिफोर ही फ्लेड इंडिया, अप्रैल 2022 में आया था, सॉरी मार्च 2022 में आया था, तब उसके बाद में विद इन 15-20 डेज और विद इन 1 मंथ ही अटेंडेड 2 हिंदुत्व रैलीज। नववर्ष का जो 2 रैली था, एक जोधपुर में था, एक बीकानेर में था। बीकानेर वाला तो मेरे ख्याल से हिंदू जागरण मंच जो आरएसएस का विंग है उसने ऑर्गेनाइज करवाया था, और जोधपुर वाला आई थिंक VHP और बजरंग दल ने ऑर्गेनाइज करवाया था। उन दोनों
रैलीज में रोहित गोदारा अपने एक जो कैवलकेड होता है व्हीकल्स का, अपने बंदे लेके वहाँ पहुँचना, 100 से लगभग 50-100 बंदे लेके वहाँ पहुँचना, ये दो मैंने मेंशन किया कि उसका एक रुझान था कि अगर पॉलिटिक्स से या इससे जुड़ जाएंगे थोड़ा और संरक्षण मिल सकता है जी। और इसके अलावा एक केस और था जिसमें गोविंद राम मेघवाल हैं जो बीकानेर में खाजूवाला एरिया है, वहाँ से वो एमएलए थे, इस बार हार गए और वो स्टेट राजस्थान में मिनिस्टर भी थे। तो जिनका इस साल काफी वीडियो वायरल हो रहा था प्रधानमंत्री को लेकर, अर्जुन राम मेघवाल को लेकर वही बोल रहे थे। हाँ, गोविंद राम मेघवाल वही हैं। तो उन्होंने उसको मंच पे बिठाया। उस समय अंबेडकर जयंती थी और संकल्प रैली थी बीकानेर में ही। तो उस समय मैंने दो तीन लोगों से मैंने कंफर्म किया कि वो रोहित गोदारा वहाँ पे था या नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उसको तो मंच पे बिठाया था। और तो कांग्रेस की तरफ से भी उसको थोड़ा उसने आउटरीच किया कि हो सकता है कि थोड़ा पॉलिटिकल पैटर्नेज के लिए वो कर रहा हो ये सब कुछ चीज़ें। तो मैंने गोविंद राम मेघवाल से पूछा कि आपने उसको बुलाया था या नहीं किया था, और रिपोर्टेडली उनको एक फिरौती की कॉल भी आई उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। फिर मैंने कहा कि आपको फिरौती के लिए कोई कॉल आई थी? तो उन्होंने कहा कि अरे हमें मत फंसाइए इस चीज़ में। फिर मैंने कहा कि आपने एक रैली किया था तो उसमें आपने गोदारा को इनवाइट किया था कि आपको किसने बताया? आप तो आप, मेरे को लगता है आप भी गैंगस्टर हैं, आप भी किसी के टूल हैं। तो ये दर्शाता है कि उसका था कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से या जो पॉलिटिकली जो जिनका पॉलिटिकल क्लाउट है बीकानेर में राजस्थान से, उनके थोड़ा करीब संबंध बनाए जाएं। बट उसके बाद तो फिर वो लॉरेंस बिश्नोई से लास्ट टाइम मिला था पटियाला कोर्ट में। उसने एडवोकेट के वेशभूषा में था वो, और तब वो लॉरेंस बिश्नोई से मिला था जो बाहर आ रहा था कोर्ट से। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एक स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे से ये मिला था इस डे को, मैं पटियाला कोर्ट से बाहर आया था और ये दे impersonated as lawyers। तो ऐसे मिला था लास्ट टाइम बिफोर ही फ्लेड द कंट्री। लॉरेंस बिश्नोई जिसको बोला था कि एक्सटॉर्शन जो रैकेट है उसको बड़ा करो और इन लोगों से फिरौती मांगो। This brings us to the last section of the podcast, the recommendation section. Shiv, what is your recommendation? I recently watched a movie called 96. So I think it's a Tamil movie. And one of my friends introduced me to this movie. It's a brilliant movie. I think very very nice movie. Okay. And बसंत, आपका क्या रिकमेंडेशन है? मैंने नए साल पे काफ़ी कुछ देखा है, तो मेरा रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा है इस बार। ओके। पहले तो ये है 3 of Us, एक फिल्म आई है। बहुत सुंदर फिल्म है। आपने देख ली? मेरे वॉच लिस्ट में अभी। तो मैंने वो देख ली। 12th फेल भी एक अच्छी फिल्म है मोटिवेशन के लिए, और काफ़ी कई सीन ऐसे आते हैं जहाँ रोना आता है। तो ये 2 फिल्म है। ये किताब जो शायद मैंने पहले भी बोला था, तब मैं बेसिक ही पढ़ा था, शुरू किया था। मेरे एक साथी ने किताब मुझसे ले ली, और जैसे अक्सर होता है कि जो किताब लाइब्रेरी से या आपके बैग से चली जाती है वो इस वादे से तो जाती है कि वापस कर दूंगा, पर आती नहीं है। फिर मुझे 1 जनवरी को मैं गया और ख़रीद के लाया फिर से। तो फिर मैं पढ़ रहा हूँ। जर्नलिस्ट की किताब है, उसका इंग्लिश वर्जन भी है। पहले इंग्लिश में ही आया था, फिर हिंदी में आया। आशुतोष भारद्वाज का, जो आप सब जानते भी होंगे उनको। मृत्यु कथा हिंदी में है, वाणी पब्लिकेशन से आई है। बहुत ही सुंदर किताब है। मतलब एक बस्तर में वो लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर रहे थे, वहाँ से वो लिखते थे। और मतलब लिखावट इतनी अच्छी है ना, मतलब आप उसको जब पढ़ेंगे ना, मैं एक स्टेटस कल परसों लगाया था, जब मैं पढ़ रहा था, कल ही लगाया था। एक ऐसे ही नॉर्मल सी लाइन थी, मैं सोचा हूँ पढ़ने के लिए। वो बनारस में तब थे और वो उनके अंदर वो लिखने की भावना आ रही थी कि मुझे जो मैंने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों में देखा है, झेला है, उसको लिखूं किताब में। और वो 2014 का चुनाव के समय वो बनारस में थे और प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और अरविंद केजरीवाल। तो उन्होंने लिखा कि ये मई की रातें हैं, गंगा के पानी में चिताएं सुलग रही है, आग की भूखी परछाइयों पर सवार मेरे गुनाह लौट कर आते हैं, खासकर प्रेम में किए गुनाह। जीवन प्रायश्चित का अवसर नहीं देगा, अगर दिया भी तो पाप स्वीकारने का साहस नहीं होगा। मुंह छुपाए चुपचाप मृत्यु की ओर बढ़ जाना होगा।
मतलब बहुत पढ़ने लायक किताब है। उसका इंग्लिश में भी है, डेथ समथिंग करके, वो भी शायद आशुतोष भारद्वाज इंडियन एक्सप्रेस। वो ये सारी चीज़ें उन्होंने एज अ डायरी में लिखा था, इंडियन एक्सप्रेस में छपता था। तब तो मैं नहीं पढ़ता था इंडियन एक्सप्रेस, 2009, 10, 11 की बात है, 11-12 की। बट वो अब डायरी को बुक में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छी किताब है, हिंदी में वाणी से है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। ठीक है। वेल, माय रिकमेंडेशन इज दैट इन द रन अप टू 2024 इलेक्शंस, आई थिंक वन स्टोरी व्हिच एवरीवन शुड रीड इज प्रोफाइल ऑफ Narendra Modi, PM Narendra Modi, and it's by former editor of the Caravan, Dr. Vinod K. Jose, and I think it's a must read, and you have to be a subscriber of Caravan to read it. So कौन सा अंक में है इस बार वाले में? नहीं, it's a 20, he did that profile in 2013 edition, 2013 edition, 2014 edition. But it's like one, I think after Gay Talesi's profile of Frank Sinatra, I think this is one profile which I fell in love with by Dr. Vinod. So, and that too of PM Narendra Modi. I think उस profile के अंदर which we are witnessing of the current political atmosphere, he had written it in 2013. It's a very long profile. So साथ ही अगर आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा हमें लिखकर बताइए, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। कुछ अच्छा लगे तो तारीफ़ भी करिए। हम तमाम लोग जो रिपोर्टर्स यहाँ आते हैं, सब ट्विटर और इंस्टाग्राम या हमारे मेल पर हम सब उपलब्ध हैं। आप हमें तारीफ़ और बुराइयाँ लिखकर भेजिए। साथ ही आपको एक चीज़ याद दिला दें कि अयोध्या में काफ़ी कुछ चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम वहाँ जाएगी, मैं खुद जा रहा हूँ, और जो वहाँ पे बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव का आम नागरिकों के जीवन में कितना फ़ायदा हो रहा है। अखबारों में खबरें छप रही है, आप रोज़ अखबार देखिए, कुछ रिपोर्टर्स वहाँ जाके लगातार खबरें दे रहे हैं डेवलपमेंट की, तमाम चीज़ों की। तो हम उसकी पड़ताल करेंगे और आप तक जो ज़मीनी सच्चाई है लेकर आएंगे। तो हमारे सेना प्रोजेक्ट द न्यू अयोध्या को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं, उसमें अपने मन मुताबिक राशि दें, ताकि ऐसी खबरें जैसी खबरों पे हम बात कर रहे हैं आप तक पहुंचती रहे। With that, this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.